या राजीव जी, सही सही बताया आपने कि लास्ट 1.5-2 साल में जो जिस तरीके से माहौल रहा है इंडिया में, ग्लोबली माहौल रहा है कि एक फियर सा माहौल था, जो 1-1.5 साल में हमने देखा। कोविड के बाद और भी फियर ज्यादा बढ़ने लग गया। और निवेशकों के दिमाग में जो एक क्वेश्चन जो बार बार आती रहती है कि अगर पहले हमने डेट फंड्स में लगाया या हम डिपॉजिट्स में लगाए, उस टाइम पे हमको थोड़ा दिक्कतें आई। फिर इक्विटी मार्केट में हमने पैसे लगाए थे, लेकिन लास्ट ईयर इस टाइम पे जिस तरीके से मार्केट ने करेक्ट किया, उसके बाद अपॉर्चुनिटी था दोबारा से इन्वेस्ट करने का। लेकिन वो जो एक जो पुश था, वो जो एक नीड था, वो दिमाग में बैठ नहीं रहा था बिकॉज ऑफ फियर। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज मार्केट ऑल अबाउट। मार्केट इज ऑल अबाउट फियर एंड ग्रीड। जितना आप फियर में पैसे इन्वेस्ट करोगे, उस टाइम यू विल ऑब्वियसली गेट द बेनिफिट ऑफ दोबारा से वो मार्केट को राइट करने का। एंड यही यही माहौल और यही साइकिल मार्केट का रहा है फॉर लास्ट 15, 20, 25 ईयर्स। तो आज के तारीख में भी यही एक माहौल है जहां मार्केट इज एट इट्स पीक, इंटरेस्ट रेट इज मोर और लेस लोएस्ट लेवल पे है। अभी यहां से लेके आगे क्या, इसकी सोचना सबके दिमाग में आ रहा है। और यही इसी के कारण आई थिंक आपका और हमारा जो चर्चा होगा, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो अब क्या विकल्प है यहाँ पे, क्या करना चाहिए एक निवेशक को, जो कि एक निवेशक को सुरक्षा भी चाहिए और साथ में उसे लंबी अवधि के लिए एक बेहतर रिटर्न भी चाहिए, तो क्या विकल्प है? देखिए, दो चीज है। हम जो इन्वेस्टर्स की जब बात करते हैं, आपका अगर लंबे समय का, लंबा जो है वो एक डेफिनेशन ही बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है और डिबेटेबल होता है कि लंबा क्या चीज है। एंड कोई बोलता है कि 5 साल मेरे 5 साल मेरे लिए लंबा है, किसी का 10 साल है, किसी का 15 है, किसी का 25 साल है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम सब एम्प्लॉयड है, सैलरीड क्लास है। हम जब काम करते हैं तब हमारा एक अवधि होता है सैलरी ड्रॉ करने का, और करियर पे हम 25-30 साल के लिए एटलीस्ट काम करने की सोचते हैं और काम करते रहते हैं लगातार। उसी दौरान देर आर अपॉर्चुनिटीज जब आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेविंग स्कीम, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें निवेशकों को दिया है, जहां आप जाके डिडक्शन करके आपका लंबे समय तक आप रिटायरल बेनिफिट के लिए आप सेविंग कर सकते हो। एंड दूसरी तरफ वेरियस अदर एवेन्यूज, चाहे वो एटीसी के अंदर हो, चाहे वो एटीसी के बाहर हो, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी लंबे समय के लिए रख सकते हो। नाउ इफ हमारा जो या इन्वेस्टर का जो सोच है लंबे समय का, अगर 10 साल, 15 साल, 25 साल का है, तो बोथ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड हो, दोनों तरीके से आप उस पर जरूर आ सकते हो। एंड डेफिनेटली लंबे समय में अगर किसी को रखना है, बिकॉज इंडिया का जो इकोनॉमी है, जिस तरीके से इकोनॉमी का जो मल्टीपल होने वाला है यहाँ से लेके नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स में, इट इज अ डिफरेंट इंडिया जो हम देखने वाले हैं। और हम एक्चुअली हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी कि हमारे लाइफ स्पैन में हम देखेंगे इंडिया मूविंग टू द टॉप 3 और टॉप 4 जीडीपी ग्रोथ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नाउ अगर उस माहौल में हमको रहना है, तो डेफिनेटली वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड टेक द बेनिफिट। तो एक तरीका हो गया इक्विटी का, जो आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन चाहे वो 51,000 का लेवल हो, चाहे वो आगे जाके कोई भी लेवल मार्केट ने लिया नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स में, इट कैन कंपाउंड एट व्हाट एवर लेवल्स। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, बिकॉज आपको अगर एक कॉर्पस बनाना है और इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ के साथ अगर अलाइन करना है, तो आपको लंबे समय तक रखना ही पड़ेगा। तो इक्विटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ एक और जो चीज है जो हम हमारे आई जस्ट लिमिट माय कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स, हम जब सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, हम जब काम करते हैं, तो हम एक
प्रोविडेंट फंड बोल के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम बचपन से देख रहे हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पिताजी हो जो भी वर्किंग कम्युनिटी के फैमिली में हो, हम देखते हैं कि एक पीएफ का एक कॉर्पस बन जाएगा, तो वो कॉर्पस हमारा रिटायरमेंट का कॉर्पस बन जाता है, एंड दैट इज ए साइजेबल अमाउंट जो हमने जिंदगी भर सुना है। वो एक बड़ा कंपोनेंट है जिसको हम एड्रेस करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स आल्सो। एंड रीजन हम बता रहे हैं क्योंकि इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक छोटा सा एक क्लॉज लेके आया जहां उन लोग बता रहे हैं कि अगर कोई भी जो सैलरीड क्लास के एम्प्लॉइज है जो जिंदगी भर कंट्रीब्यूट करते हैं इनटू पीएफ्स, चाहे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक साइड में हो, खुद का जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन पार्ट है उसका अगर लिमिट 2.5 लाख के ऊपर आप साल के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं इनटू पीएफ, उसका जो इंटरेस्ट पोर्शन जो अर्न करेंगे आप, जो बाद में अर्न करेंगे आप अप्रूवल करके, जब विड्रॉल के टाइम पे जब आप अर्न करेंगे, उसका पार्ट विल गेट टैक्स। तो एक छोटा सा एक हल्का सा टैक्सेशन कंपोनेंट आ चुका है इनटू योर लॉन्ग टर्म सेविंग्स थ्रू पीएफ, जो आज के पहले इट वाज फुल्ली टैक्स फ्री। तो एक है, बट म्यूचुअल फंड्स जैसे जस्ट टू समराइज कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से लंबे समय के अवधि तक आप दोनों इक्विटी और डेट फंड्स में लगा सकते हैं, जहां आप निश्चित दर से निश्चिंत रह सकते हैं कि लंबे समय में हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस ही बनेगा और वेल्थ क्रिएशन भी होगा। तो दिस इज व्हाट आज के तारीख में विकल्प यही है सर, कि दोनों तरीके से आप इन्वेस्ट करिए। जी, तो आप ये कह रहे हैं स्वागत कि इक्विटी पर भी ध्यान रखना होगा और डेट की तरफ भी ध्यान रखना होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए सोचना है, जैसे 7 साल 10 साल उससे ज़्यादा, तो फिर इक्विटी में रिस्क बहुत कम हो जाता है और वहाँ पर रिटर्न कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो फिर इक्विटी ही बेहतर है अगर आप 7 साल या 10 साल से ज़्यादा के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन आपने रेज किया, जो हम बार बार निवेशकों को बताते हैं कि एसेट एलोकेशन। एक चीज ध्यान में रखिए, एसेट एलोकेशन जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों तरफ रखना है। अगर एसेट एलोकेशन को आपने भूल गए कि एक माहौल आपने पकड़ के चलो इन्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन आपने अगर जो अदर पार्ट ऑफ द एसेट एलोकेशन जहां डेट फंड्स में आपको लगाना चाहिए या फिक्स्ड इनकम में प्रोडक्ट्स में आपको लगाना चाहिए, वो जरूरी है। एंड दैट इज हाउ वेल्थ क्रिएशन और प्रोटेक्शन एज वेल एज योर एबिलिटी कि आपका जो पूरा जो कॉर्पस है उसका जो पूरा रिस्क एडजस्टेड एक रिटर्न होता है, वो आप कंप्लीट वे से लेके आ सकते हो थ्रू एसेट एलोकेशन। हेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी एक तरफ, लेकिन पूरा एसेट एलोकेशन को ध्यान में रख के आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। जी, तो अब डेट में यहाँ पर विकल्प क्या है? जब हम बहुत लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल, तो उसमें बेहतर विकल्प क्या है? अक्सर हम ये भी सुनते हैं जानकारों से, विश्लेषकों से, कि डेट में भी जो लंबी अवधि के डेट फंड हैं वहाँ पर, या लंबी अवधि के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी, म्यूचुअल फंड के बाहर भी आप सीधे अगर लॉन्ग टर्म डेट में पैसा लगाएं तो वहाँ पर वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म डेट के मुकाबले में। तो जो लंबी अवधि के डेट फंड हैं उनका बिहेवियर, उनका रिस्क प्रोफाइल और उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है, ये आप बताएं कैसे एक निवेशक के लिए करना चाहिए। जरूर। तो मैंने जैसा थोड़ा सा पहले आप लोग को बताया था कि लंबे अवधि तक इन्वेस्ट करने के लिए डेट फंड्स का भी चर्चा हो रहा है आज की तारीख में, और इसी के कारण हम भी आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि किस तरीके से आप लंबे समय तक डेट फंड्स में करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में हमने 2 साल पहले एक आइडिया करके म्यूचुअल फंड रूट से एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, जिसका नाम है निवेश लक्ष्य फंड। ये निवेश लक्ष्य फंड जो हमने नाम ही दिया था, उसका जो लक्ष्य है कि आप
लंबे समय तक या लंबे अवधि तक अगर आना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी आप आ सकते हो, थ्रू अ डेट फंड। नाउ इसमें फंड में क्या किया हमने 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 टारगेट सेगमेंट क्या रखा, हमने क्या सोच के प्रोडक्ट को बनाया जो आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई भी आज की तारीख में जो म्यूचुअल फंड में या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में या पीएफ में या एफडी में पैसा लगाते हैं, वो सोचते हैं कि एक बिहेवियर है, इन्वेस्टर का बिहेवियर है कि मैं 3 साल के लिए लगाऊंगा, उसके बाद उसको रोल ओवर करूंगा। वो रोल ओवर का जो एक माहौल है वो करते करते 15 20 25 साल हो जाता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर है कि जब भी आप रोल ओवर कर रहे हो, आप एक रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, या उसको बोलते हैं कि अगर 3 साल यहाँ से अगर 2021 से लेकर अगर 2024 के का एक आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, उस टाइम पे अगर इंटरेस्ट रेट घट गया तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा, आपको दोबारा से इन्वेस्ट करना पड़ेगा एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट। लाइकवाइज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो दोबारा आप उसको हायर इंटरेस्ट रेट करोगे, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी है जो जो आपको पता नहीं कि 3 साल के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा। सो हमने क्या किया, हमने बोले कि चलो अगर इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस, इन्वेस्टर लंबे समय के लिए पैसा लगाना ही चाहते हैं तो क्यों नहीं म्यूचुअल फंड के थ्रू से करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने आइडेंटिफाई किया इन दिस निवेश लक्ष्य फंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी सबसे सेफेस्ट जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं, रिस्क फ्री देते हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है मार्केट से हमारा जो पूरा जो खर्चा वर्चा निकालने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए। नाउ दैट इज द अंडरलाइंग सिक्योरिटी जिसके ऊपर हमने निवेश लक्ष्य फंड को डिजाइन किया। हमने बोला चलिए लेट्स टेक ए 25 साल का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बॉन्ड के ऊपर इस फंड को चलाते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस अगर लंबे का है तो हमारा जो नीचे वाला जो हमारा जो सिक्योरिटी है जिसके ऊपर फंड को हम चलाएंगे वो भी लंबे अपनी तक होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग हमने पूरा जो आपका सेफ्टी पार्ट वो हमने एड्रेस किया थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। सेकेंड पार्ट जो आप या हम सब निवेशक देखते हैं, जैसे मैंने पीएफ का भी एग्जांपल दिया, पीएफ में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको 8% 8.5% का एक एश्योर्ड सॉर्ट ऑफ रिटर्न मिलता है, लेकिन और लंबे समय के लिए होता है। द गुड पार्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज जो लंबे हफ्ते तक होता है वो भी काफी हद तक गुड इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करते हैं। जैसे आज का जो माहौल है, आज के माहौल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बोरोइंग 25 साल का जो बोरोइंग है वो 6.7 6.8% के हिसाब से चल रहा है। नाउ अगर हमने ऐसा एक प्रोडक्ट इन्वेस्टर को दिया जो लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका जो इंटरेस्ट रेट इज वेरी इज मच बेटर देन टुडेज एफडी रेट्स, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट है, तो क्यों नहीं इन्वेस्टर इस प्रोडक्ट में आके दे इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। और इसी के कारण निवेश लक्ष्य फंड का जो चर्चा हो रहा है, काफी हद तक हमारा चर्चा अभी बढ़ा के हम आपके माध्यम से लेके जा रहे हैं इन्वेस्टर को के घर तक, कि बताने के लिए कि डेट म्यूचुअल फंड्स में अंडरलाइन सिक्योरिटी को अगर हमने रिस्क फ्री बना दिया तो आप भी लंबे समय तक आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो या आप किसी स्मॉल सेविंग स्कीम में आप डालने की इच्छा करते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से जरूर आ सकते हैं और लंबे समय तक रुक सकते हैं। जी स्वागत। कई बार एक और जो चीज बोलिए। हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके इस निवेश लक्ष्य फंड में पोर्टफोलियो का लगभग सारा हिस्सा जो है वो सरकारी बॉन्ड्स का है, गिल्ट का है, तो वहाँ पर मैच्योरिटी के लिहाज से देखें तो कोई रिस्क नहीं है। यानी अगर आप जब आप इस गिल्ट में निवेश को आप निवेशकों के बिहाफ पे आप उसकी मैच्योरिटी तक रखे रहेंगे तो आपको जो उस गिल्ट फंड का जो कूपन रेट है वो आपको उस समय मिलेगा। कूपन रेट मतलब जो पहले से बताया हुआ इंटरेस्ट रेट है, तो वहाँ पर कोई रिस्क नहीं है कि पैसा मिलेगा, उस पर जो इंटरेस्ट बताया गया वो मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि बॉन्ड मार्केट में बीच के पीरियड में, यानी जो बॉन्ड है उसकी मैच्योरिटी से पहले मार्केट में जो उसका रेट है वो घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि वो
यील्ड का जैसा उतार चढ़ाव रहता है उसके हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो जो निवेशक मान लीजिए अभी इस फंड में पैसा लगाए, इसमें कोई लॉक इन नहीं है, मान लीजिए 10 साल बाद 15 साल बाद बीच के पीरियड में कभी भी उसे पैसा निकालने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उसके लिए किस तरह के रिस्क रहेंगे ये आप समझाइए, ताकि अगर कोई पैसा लगाए तो उसे ठीक से पता रहे कि मैं किस तरह का रिस्क लेकर के इस फंड में जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में तो ये है कि गिल्ट फंड है, मतलब सरकार का पैसा है, सरकार को दिया हुआ पैसा है तो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन 10 साल बाद अगर वो अचानक देखे अरे भाई मेरा पैसा तो इसमें कम दिख रहा है, कम मतलब कि जितना सोचा था उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है या उतना रिटर्न नहीं दिख रहा है, तो कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया। नहीं, या सो आई थिंक बहुत ही बढ़िया एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज म्यूचुअल फंड का जो व्हीकल है उसमें मार्क टू मार्केट होता है, जहां आपका इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट के हिसाब से आपको उसका फायदा भी होता है और कभी कभी उसका जो डाउन साइड है वो भी आपका पोर्टफोलियो में दिखता है। नाउ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पहले भी बताया और सभी लोगों को निवेशकों को ध्यान रखना जरूरी है कि ये लंबे हफ्ते तक का इन्वेस्टमेंट अगर आपका होराइजन है उसी को लेके आपको इस पर्टिकुलर निवेश लक्ष्य फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मिस्टर झा ने बताया कि ऊपर नीचे होता है इंटरेस्ट रेट, ऊपर नीचे क्यों होता है? डिमांड सप्लाई के लिए होता है। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रही है तो उसका एक पर्टिकुलर डिमांड है कि वो ज्यादा पैसा उठाना चाहता है, बिकॉज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक्सेट्रा के लिए उनको ज्यादा रेज करना है, तो इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा। जैसे गवर्नमेंट का डेफिसिट एक्सेट्रा वो सब बढ़िया हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आने लग गया तो फिर इंटरेस्ट रेट वापस घटने लगता है। ना ये सब चीजें घटावती और ऊपर नीचे जो है वो डिमांड सप्लाई के कारण होता है। तो हमारा जो ये फंड है उसमें क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में हर 6 महीने में एक कूपन आता है जो इंटरेस्ट रेट है। जैसे एग्जांपल लेके चले, आज के तारीख में अगर 25 साल का जो पेपर है वो 6.7%, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, का आपको एक कूपन देता है। तो हर 6 महीना वो कूपन आपका फंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा फंड में आ जाता है। अगर एक एग्जांपल लेके चले, एक साल के बाद अगर 6.7% 7% पे हो गया तो क्या होता है कि ये कूपन जो आपका फंड में आता है वो दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करते हैं हम एट 7%। ऐसे ही करते करते ये जर्नी, ऊपर नीचे वाला जर्नी पूरा हम आपको बेनिफिट देंगे उसको राइड करने के लिए थ्रू द कूपन री इन्वेस्टमेंट। अगर 6-7 साल के बाद जो कॉर्पस आपका एक्यूमुलेट होता है उसके बाद अगर वॉलेटिलिटी इंटरेस्ट रेट में होता है, दैट उसका जो प्रोटेक्शन है ये 6-7 साल का जो अप्रूवल है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जो सिंपल वे से क्या है, अगर आपने 7 साल तक पैसा एक्यूमुलेट किया, जो भी उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करके जो एक कॉर्पस होता है, आगे जाके जो मार्क टू मार्केट वॉलेटिलिटी होता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहेंगे, और वो इसको प्रोटेक्ट करता है। एंड अगर आपने 10 साल या 15 साल का जो माहौल जो टेनोर है उसको कंप्लीट कर दिया, देन व्हाटएवर इज द स्टार्टिंग रेट और स्टार्टिंग यील्ड ऑफ द पोर्टफोलियो, यील्ड जो आज की तारीख में 6.7 है, वो लगभग एक्सपेंस के बाद उतना आपको रिटर्न मिलना चाहिए आफ्टर 10 इयर्स और आफ्टर 12 इयर्स। यही है पूरा प्रोडक्ट का एक ब्यूटी कि इंटरिम में जो ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होगा उससे आप घबराइए मत, एनएवी में मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, ये द एंटायर प्रोडक्ट इटसेल्फ विल टेक केयर ऑफ द वॉलेटिलिटी, और आपको आगे जाके आपको दिखेंगे कि आपने जिस तरीके से जिस लेवल पे आपने इस प्रोडक्ट में निवेश किया उसी के आसपास आपका रिटर्न बनेगा आफ्टर 10 इयर्स 12 इयर्स। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम बोल रहे हैं कि अगर किसी को इस तरीके का लंबे समय का एक व्यू लेना है, देन दिस प्रोडक्ट इज अ वेरी वेरी गुड वे टू पार्टिसिपेट। एक और चीज जो याद रखना बहुत जरूरी है कि टैक्सेशन, ये हमारे जो इंडिया में हम सब करते हैं कि टैक्सेशन का एक हमको एंगल भी देखना जरूरी है।
एंड जब स्पेसिफिकली हम पीएफ इन्वेस्टर्स को हम जब एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये टैक्सेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2.5 लाख का एक लिमिट जो बजट में इस टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप का कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट या कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 2.5 लाख, आप एक टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलता है। से एग्जांपल लेके चले, अगर आप 10 साल तक निवेश कर चुके होंगे तो एवरी ईयर आपको एक इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट मिलता है जो इन्फ्लेशन का साथ लिंक होता है। एंड 10 साल के बाद ऐसा हो भी सकता है कि आपका इंटरेस्ट आउटगो, आपका टैक्सेशन आउटगो इज वेरी वेरी नॉमिनल। सो पोस्ट टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा, आपको लिक्विडिटी भी मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए लॉक इन प्रोडक्ट। आप इन्वेस्ट करके रखिए, कभी भी आप निकल सकते हैं, अगर आपको निकालना है, थोड़ा बहुत निकालना है, अगर आपको कुछ जरूरत पड़ी तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग आपको मिलने रहेगा। जो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी जिसकी बात कर रहे हैं वो भी आपका इवन आउट हो जाता है अगर 7 साल 8 साल 10 साल के तक आपने इन्वेस्ट किया है। सो दिस इज गिविंग यू ऑल बेनिफिट्स इन वन प्रोडक्ट, वेल्थ क्रिएशन, accumulation of wealth in a risk free environment, liquidity आपके पास है, और आपका satisfaction है कि आपको पोस्ट टैक्स बेनिफिट भी बेटर मिल रहा है। जी, यहाँ पर थोड़ा सा आपके फंड के इन्वेस्टमेंट के तरीके पे, उसकी स्ट्रेटजी पे और बात करना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पे हमारे खुदरा निवेशक जो हैं इक्विटी फंड के काम करने का तरीका तो अच्छे से समझते हैं, काफ़ी हद तक ठीक ठाक समझते हैं, लेकिन डेट फंड कैसे काम करेगा और उसमें भी इतने लंबे समय के लिए 25 साल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसा डेट फंड किस तरह से काम करेगा, उस पर उनकी समझ थोड़ी और साफ़ होनी ज़रूरी है। कि ये एक ओपन एंडेड फंड की तरह से ही होगा, यानी लगातार लोग इसमें पैसा डालते रहेंगे, कोई लॉक इन नहीं है, यानी भले ही आप कह रहे हैं कि आप 25 साल के लिए पैसा डालें, लेकिन कोई बंधन नहीं है निवेशक के ऊपर, वो चाहे तो 5 साल बाद 10 साल बाद निकाल भी सकता है। तो कुछ लोग पैसा निकालते रहेंगे, कुछ लोग पैसा डालते रहेंगे। तो आप जो निवेश कर रहे हैं, आज की तारीख में किसी निवेशक ने आपको पैसा दिया, क्या आप वो पैसा सीधे अभी से लेके 25 साल के लिए एक सरकारी बॉन्ड में डाल देंगे? अगर बीच में 5 साल बाद किसी निवेशक ने पैसा मांगा तो आप कैसे निकालेंगे? वहाँ तो आप सरकार से कहने नहीं जाएंगे हमारे निवेशक ने पैसा वापस मांग लिया है, आप हमें दे दीजिए। सरकार कहेगी नहीं, आप अभी 5 साल हुए हैं, 20 साल और रुको। कैसे काम करता है, मतलब तरीका क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा और डिटेल में मैं इसको स्पेसिफाई करूंगा। आज जैसा किसी निवेशक ने अगर हमको पैसा दिया तो हम 25 साल का अगर पेपर में आपने इन्वेस्ट किया, जो आज से लेके 25 साल मतलब 2045 का हमने पेपर में इन्वेस्ट कर दिया। एक बार जब हमने इन्वेस्ट किया, लगातार पैसा आते रहेंगे, जैसे जैसे पैसा आता रहेंगे, हमारा जो एंड डेट है 2045 तक डेट चेंज नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज इशूइंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर ईयर का मल्टीपल इशुएंस होता है मार्केट में, जो हम जिसपे हम बार बार सब्सक्राइब करते रहेंगे, और 2025 वाला जो डेट हमारे लिए चेंज नहीं होगा। 2045 वाला जो डेट है वो हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर से 5 साल के बाद हमारा जो टेन्योर है ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, अगर 25 साल से लेके के बाद अगर वो 20 साल हो जाता है, तो हम 20 साल का 2045 का पेपर में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो अंडरलाइन जब आप फैक्ट शीट देखेंगे ना, आपके पास 2 या 3 ही सिक्योरिटी दिखेंगे जो 2045 या 2043 का एक रहेगा। तो कभी भी हम उसको चेंज नहीं करेंगे मैंडेट को। एक फर्स्ट थिंग है। सेकंड चीज, जैसा आपने बताया, पैसा आएगा, पैसा निकल जाएगा। जैसे ही पैसा निकल जाएंगे, बॉन्ड मार्केट इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट इज अ ह्यूज मार्केट। ये ह्यूज क्यों मैं बता रहा हूँ? बिकॉज ऑल प्रोविडेंट फंड्स, ऑल इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल mutual funds and various other corporates, they invest in the long bond government of India securities in a big way, and liquidity उस particular market का या उस particular category of papers का इस सबसे ज्यादा liquid paper है। एक तरफ 10 साल का सिक्योरिटी 10 ईयर जीसेक का होता है,
और एक साल है, एक तरफ है वो 25 या 23 साल के जो सिक्योरिटीज का लिक्विडिटी इज वेरी वेरी हाई। और लिक्विडिटी आगे होने से क्या होगा कि अगर आप और हम कभी चलो यहाँ से एग्जिट भी करना चाहते हैं, हम जाके मार्केट में उसको बेच सकते हैं, बिकॉज काउंटर पार्टी हमको कभी भी मिल सकता है इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का। इसलिए कभी भी डर नहीं होगा कि आज आपने रिडम्पशन दिया और आपका पैसा कभी अटक जाएगा, बिकॉज सामने हम बेच नहीं सकेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर इज ए काउंटर पार्टी विच इज वेरी वेरी लार्ज एंड देयर इज अ लार्ज मार्केट जिस पे हम इस पे काम कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल no बिल्कुल worry about liquidity, no worry about risk of not getting money on time. बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, जो किसी भी दर्शक को, किसी भी हमारे पाठक को बहुत आसानी से, सरलता से समझ में आएगा कि ये काम कैसे होता है। ये जो मैंने सवाल रखा वो सवाल उनके मन में आ सकता था, और आप इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाते तो फिर उनके दिमाग में बात अटकी रहती। लेकिन एक चीज़ और जो आपने बताया, वहीं पर एक रिस्क आता है कि मान लीजिए आपने आज 25 साल के लिए सीधे सरकार के बॉन्ड में पैसा लगा दिया, 5 साल बाद किसी ने पैसा वापस मांगा, आप खुले बाज़ार में बेचने जाएंगे, तो वहाँ पर शायद जो आपने 6.7% मिसाल के तौर पे आज की तारीख में अगर रेट है, तो शायद आपको उतना रिटर्न वहाँ पर नहीं मिलेगा जब आप खुले बाज़ार में बेचने जाएंगे, क्योंकि ख़रीदने वाला मोल भाव करेगा आपसे, जो उस समय मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से। तो फिर वहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी अगर कोई बीच में पहले से पैसा निकालना चाहेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन के चलते या यील्ड के फ्लक्चुएशन के चलते जो रिस्क आता है, तो लिक्विडिटी की समस्या नहीं आएगी। हाँ, तो लिक्विडिटी की समस्या नहीं आएगी, लेकिन शायद रेट ऊपर नीचे होगा। इसलिए जो इंटेंशन है आपको लंबे समय तक रखना चाहिए, लेकिन अगर बीच में अगर कभी भी जरूरत होगा तो आप तो कभी भी ले सकते हो। लेकिन यस, उस टाइम का जो इंटरेस्ट रेट का माहौल होगा उसका एक कैलकुलेशन के हिसाब से एनएवी का मूवमेंट होगा करके आपका एक रिटर्न बनेगा। जी, दैट इज मार्केट डायनामिक। एक और बात स्वागत, जो मान लीजिए 5 साल बाद आपको नया पैसा मिला, जरूर, और उस समय हो सकता है कि सरकार की तरफ से ही जो 20 साल वाला 2045 का पेपर जारी किया जा रहा हो, वो शायद 6.7 पे ना हो, वो हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो। तो फिर उसका असर आपके एनएवी पे किस तरह से आएगा, और फाइनल जो आपका रिटर्न होगा 2045 में 25 साल बाद, उस पर किस तरह से होगा? वही है कि जब हर टाइम जब इन्वेस्टर नया पैसा लेके आते हैं, उस टाइम का जो इंटरेस्ट रेट है उसी इंटरेस्ट रेट पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब एनएवी जब कैलकुलेट होता है वो पूरा ब्लेंडेड होता है, पूरा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टुडेज इन्वेस्टमेंट प्लस टुमारोज इन्वेस्टमेंट। इफ टुमारो अगर 5 साल के बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर हो रहा है, तो मेरा जो कूपन री इन्वेस्टमेंट है फॉर इवन द पुराने जो इन्वेस्टर है उसका भी उनका भी कूपन री इन्वेस्टमेंट 7% पे या 7.5% पे, जो भी रेट पे वो होगा। सो रीएडजस्ट हो जाता है पूरा एनएवी का जो कैलकुलेशन है, बिकॉज द एंटायर अमाउंट ऑफ कॉर्पस गेट्स रीसेट डिपेंडिंग ऑन द कूपन री इन्वेस्टमेंट। जब आएगा उस पे वो रीसेट हो जाता है, एंड the new investor as well as old investor starts getting sort of incrementally realigned to the new environment. तो उस तरीके से चलता है। तो जो इन्वेस्टर पहले आ चुके हैं उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो एक उनका पोर्टफोलियो में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। जो नए इन्वेस्टर आ चुके हैं एट ए हायर रेट, उनका जर्नी ऊपर से शुरू होगा, और आगे जाके अगर 5 साल के बाद इंटरेस्ट रेट घट गया तो उनको उनका बेनिफिट मिलेगा, और पुराने इन्वेस्टर को भी आगे जाके उनका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो चीज है ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट में चलता है, एंड मोर और लेस जो अलग अलग टाइम पे भी अगर इन्वेस्टर आए उस टाइम से उनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन वहां से लेके 15 साल का होगा। जब किसी का अगर 5 साल पहले आया था उनका लेकिन 10 साल बाकी रहेगा। तो हर एक लोगों का अलग अलग टेनोर हो जाता है मार्केटिंग, एंड बेसिस विच उनको एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफ द ओवरऑल रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो। जी, आखिरी सवाल स्वागत, जो लोग सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP रखना चाहते हैं और उसके माध्यम से सोचते हैं कि ठीक है हमारा पैसा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा
और हम अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा अपने इन्वेस्टमेंट में से निकालते भी रहेंगे कि हमारा हर महीने का खर्चा ठीक से चलता रहे। तो उनके लिए ये फ़ंड किस तरीके से काम करेगा? मान लीजिए किसी ने अभी एक कॉर्पस लगाया और आगे भी वो उसमें कुछ जोड़ना चाहे, या अभी में पैसा डाला, एक लमसम अमाउंट डाला, कुछ समय के बाद उसमें से SWP स्टार्ट करे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक समझाइए कि वो किस तरीके से SWP को प्लान करना अच्छा रहेगा जिससे उसको ऑप्टिमल फ़ायदा हो इसका। और उसके लिए भी अगर कुछ इसमें इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी के चलते कोई रिस्क फैक्टर है तो वो भी समझा दीजिए। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। से सपोज कोई निवेशक है जिन्होंने से 10 साल तक फर्स्ट 10 इयर्स तक अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया या कंट्रीब्यूशन दिया, लाइक पीएफ में आपने कंट्रीब्यूशन दिया, लाइक जैसे ही आपने एक सिस्टमैटिकली या लमसम के हिसाब से अगर आपने 10 साल तक कंट्रीब्यूट किया एंड आपको से आज की तारीख में अज्यूमिंग सिंप्लीफिकेशन के लिए 6.5% का अगर इंटरेस्ट रेट पे आपने कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिया और 10 साल तक आपने उसको कंट्रीब्यूशन को रखे, उसके बाद आपको लगा कि चलो अब हम रिटायरमेंट एज पहुंच गए हैं, 60 इयर्स के रिटायरमेंट एज पहुंच गए, वहां से लेके मुझे एक विड्रॉल चाहिए बिकॉज हमको मंथली सस्टेनेंस के लिए मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होगा जो मेरा एक पर्टिकुलर कॉर्पस से बन सकता है। तो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर 10 साल के बाद 10 साल के बाद से एग्जांपल आज आपने से 10 लाख रुपया आपने लगाया, 1 करोड़ रुपया आपने लगाया, या 5-10 लाख रुपया लगाया आपने, एग्जांपल लेके चले, वो 10 लाख रुपया आपका 10 साल के बाद 6.5% के हिसाब से कंपाउंड होते रहेगा। वो 10 लाख roughly it will become double because after 10 years at 6.5%, more or less that amount will become double. So 20-22 लाख 20 to 22 lakhs का कॉर्पस बन जाएगा। Now that 22 lakhs का कॉर्पस पे अगर आपने बोला कि चलो हम उस पे एक सिस्टमैटिक विड्रॉल लगाते हैं, दैट मीन्स सिस्टमैटिक विड्रॉल का मतलब कि हर महीना आपके खाते में एक कांस्टेंट अमाउंट आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर 4 या 5% का अगर एक एग्जांपल लेके चले, आप 4% ऑफ योर कॉर्पस यू वांट इट एज, आपको जरूरत है कि मंथली एक विड्रॉल लेके करना। तो एक जो ब्यूटी है अबाउट दिस म्यूचुअल फंड्स, आपका 4% तो हर महीना आपको आते रहेगा। 4% ऑफ 22 लाख से एज्यूमिंग साल का 88,000 या 90,000 रुपीज, तो हर महीना आपको 7 to 8,000 रुपीज आते रहेगा खाते में। और जो बाकी का जो पैसा है आपका वो कंपाउंड होते रहेगा, फिर 6.5% के हिसाब से वो आगे के 10 साल 12 साल 15 साल तक कंपाउंड होते रहेगा। सो प्रिंसिपल जो 22 lakhs विल बिकम द न्यू प्रिंसिपल, जिस पे कंपाउंडिंग शुरू होते जाएगा, आपका एक रिटर्न घर में आएगा और वो 22 lakhs कैन बिकम 50 lakhs आफ्टर अनदर 10 to 12 years। सो नेट आपको आपका एक घर का जो खर्चे का जो एक पार्ट वो टेक केयर करेगा और आपका एक वेल्थ क्रिएशन का जो अपॉर्चुनिटी वो कंटिन्यू रह जाएगा। एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट ऑल दिस ऑफ निवेश लक्ष्य फंड की कहीं भी आपका जो गोल है कि मेरे को एक खाते में एक रिटायरमेंट कॉर्पस के ऊपर भी मुझे एक कॉर्पस सस्टेनेंस के लिए मुझे करना है, वो भी नहीं आपका खत्म होगा। दैट विल कंटिन्यू as well as you will start building your corpus further। जो आगे जाके एक बार आप 70-75 के years के पहुंच जाएंगे, आपको अगर लगता है कि आपका पोता या पोती को आपको गिफ्ट करना है, आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी। इट इज नॉट ओनली रिटायरमेंट, आपके इनहेरिटेंस बोलते हैं जो आप आगे जाके आप आपके फैमिलीज को इनहेरिट करने भी दे सकते हो। एंड दिस इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स एंड रीजन वाई हमको लग रहा है कि ये जो चीज है आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी स्वागत। अभी वैसे तो इच्छा ये भी थी कि आपसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आगे कैसा रहेगा उस पर भी बात करें, लेकिन समय इस बातचीत का काफ़ी हो चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा हम लोग बातचीत कर चुके हैं, इसलिए अब इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आगे कैसे रहेगा, कैसे बदलेगा, उसकी बात हम लोग फिर आगे अपनी किसी और चर्चा में करेंगे। अभी आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला और
एक बहुत ही मैं कहूँगा जटिल चीज़ को, जटिल विषय को आपने बहुत ऐसे आसान तरीके से समझा है कि कोई भी देख करके हमारी इस बातचीत को बहुत आराम से उन चीज़ों को समझ सकता है कि ये चीज़ें कैसे काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। थैंक यू मिस्टर झा, थैंक यू वेरी मच।